बेचने वाली स्कूल के बाहर झालमुड़ी बेचने वाली रातों रात बनी महलों की रानी। शाम का समय था। गांव की हालत बहुत खराब थी। कई जगह बाढ़ का पानी भरा हुआ था। चाहत के टूटे फूटे घर के अंदर चाहत के पिता और भाई की तस्वीरें रखी हुई थीं, जिन पर फूलों की माला टंगी हुई थी। चाहत और उसकी माँ वसुधा जमीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जो मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। ये कुर्सी पर बैठे नेता लोग अपनी जेबें भरने के चक्कर में बांध के दीवार में सीमेंट की जगह रेत भरवा दिए, जिसकी वजह से बांध टूट गई और सब तबाह हो गया। मेरा सुहाग और मेरा बेटा दोनों चले गए। चुप हो जा माँ, रोने से बाबूजी और भैया लौट के नहीं आएंगे। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये सब के सब गिद्ध हैं कि वोट मांगने के टाइम पर हाथ जोड़ कर आते हैं और जीतने के बाद जनता की लाशों पर अपना महल। सुधा काम ढूंढने गांव में चाहत, तू घर में ही रहना, मैं जा रही हूँ गांव में। देखती हूँ किसी के खेत में या घर में कोई काम मिल जाए तो रात के लिए कुछ खाना ले आऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाऊंगी। तू चुपचाप यहीं बैठ, अभी तू बच्ची है। गांव वाले हजार बातें बनाएंगे, मैं जा रही हूँ अकेले। वसुधा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ चाहत के पास आता है। अरे चाहत, जल्दी चल, तेरी माँ पीपल वाले पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी है। क्या? चाहत जल्दी से वसुधा के पास पहुँचती है और अपनी पक्की सहेली मानवी की मदद से वसुधा को उठाकर घर लाती है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, चक्कर खा के गिर पड़ी। लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी बन गई है। चाहत, मैंने तो सोचा था कि 2 दिन बाद तुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दूंगी। तू ऐसा कर, तू चली जा मेरी बच्ची, मैं यहाँ अपना ध्यान खुद रख लूंगी। तू फिर शुरू हो गई माँ? किताबें पढ़कर थोड़ी ना पेट भरेगा हमारा। तू बीमार है तो कैसे अपना ध्यान रखेगी? मैं कहीं नहीं जा रही पढ़ाई करने के लिए, मैं यही तेरे साथ रहूंगी। चाहत घर से बाहर आ जाती है। मानवी भी वहाँ थी। देख चाहत, तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ यार, तेरा बड़ा सपना था, तू शहर जा। काकी का ध्यान मैं यहाँ रहकर रख लूंगी। जानती हूँ पगली, तू मेरे लिए जान दे सकती है, पर तेरी खुद की घर गृहस्थी है। अपना घर देखेगी या मेरी माँ को? अब मैं अपने और अपनी माँ की लड़ाई में खुद लड़ूंगी। अगले दिन चाहत गांव में अपने एक सगे चाचा के घर जाती है। चाचा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, घर में एक दाना राशन नहीं है, थोड़े से पैसे और थोड़ा राशन दे दो। माँ ठीक हो जाएंगी, उसके बाद मैं काम करके एक एक पैसा लौटा दूंगी। क्या लौटा देगी? अरे बाप और भाई तो पानी में बह गए, हमने क्या ठेका ले लिया है तुम दोनों का? हा? कल को तेरी माँ भी टपक गई तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे ना। हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चली जा, कहीं और जाकर मांग। और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी हो गई है, हाथ पैर सलामत है, जाके खुद कुछ काम वाम कर और अपना पेट पाल। यहाँ भीख मांगने आ गई? भीख नहीं, उधार मांगने आई थी चाची। पर कोई बात नहीं, ये ताने मैं हमेशा याद रखूंगी और समय आने पर इसका जवाब भी दूंगी। चाहत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चाहत गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास जाती है और उनसे कुछ काम मांगती है। अरे ओ लड़की, तू यहाँ हमारे खेत या तबेले में काम करेगी? हाँ? लड़कियों के बस का नहीं है ये सब। और वैसे भी तुम लोग ठहरे पनौती, जहाँ जाते हो वहाँ बर्बादी ही लेकर आते हो। हाँ? निकल जाए यहाँ से चुपचाप, कोई काम नहीं है यहाँ तेरे लिए। चाहत बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। चाहत दुखी होकर अपने घर जा रही थी, तभी उसे गांव का एक छोटा डॉक्टर आता हुआ दिखाई देता है। चाहत जाकर उसे सब बताती है। डॉक्टर तुरंत उसके साथ घर आता है और वसुधा को चेक करता है। बेटा चाहत, तेरी माँ को टीबी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। यहाँ गांव की दवाइयों से ये ठीक नहीं होगी। तो क्या करना होगा डॉक्टर जी? तुझे इन्हें जल्दी से जल्दी शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, बहुत पैसा लगेगा। देख, हाल फिलहाल में मैंने ये कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे थोड़ा आराम मिलेगा, पर ये कोई पक्का इलाज नहीं है। जल्दी से पैसों का जुगाड़ कर ले और जल्दी इनको शहर ले जा। डॉक्टर ये बोलकर चला जाता है। रात का समय हो जाता है। गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर चाहत अकेली बैठी हुई थी। ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो भगवान? पहले बाबूजी और भैया को बाढ़ में छीन लिया, अब मेरी माँ भी चारपाई पर तड़प रही है। 2 दिन से घर के चूल्हे में आग नहीं जली है, पूरा गांव दुश्मन बन के बैठा है, कोई एक मुट्ठी अनाज देने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई तो रास्ता दिखाओ मेरे महादेव। तभी वहाँ मंदिर के पंडित जी आते हैं और चाहत को कुछ प्रसाद देते हैं। चाहत प्रसाद लेकर अपने घर जाती है और अपनी माँ को पूरा प्रसाद खिला देती है। खुद कुछ नहीं खाती। तूने कुछ खाया चाहत? सुबह से तू भी तो भूखी है,
अरे मेरी फिक्र मत कर माँ, मैं तो मंदिर के बाहर भंडारे में पूरी सब्जी खा के आई हूँ। वसुधा सो जाती है। चाहत ज्यादा पानी पीती है ताकि भूख मिट जाए और सो जाती है। अगली सुबह चाहत और मानवी काम ढूंढते ढूंढते गांव के स्कूल के पास पहुंच जाती हैं। स्कूल की छुट्टी का टाइम था। स्कूल के बाहर 2-3 लोग अपनी साइकिल पर झाल मुड़ी बेच रहे थे। ये क्या बना दिया चाचा? ना इसमें खीरा है ना टमाटर, एकदम बेकार लग रहा है ये। अरे भैया, ना भुना हुआ जीरा डाला, ना इसमें चाट मसाला है, हैं? ये झाल मुड़ी है कि भूसा? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। खाना है तो खाओ, नहीं तो रास्ता नापो अपना। 10 रुपए में क्या 5 स्टार होटल का खाना मिलेगा? चाहत दूर खड़ी ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी। मानवी, ये चाचा लोगों ने तो पूरा मार्केट खराब करके रखा है। झालमुड़ी का जो असली स्वाद क्या होता है वो इनमें से किसी को नहीं पता। अपना काम सेट हो गया मानवी, अब हम लोग ये झालमुड़ी बेचेंगे। क्या तू पागल हो गई है क्या? आइडिया तो तेरा एकदम अच्छा है, पर ये बता सामान खरीदने के लिए क्या अंबानी से लोन लेगी? अब तो जेब में तो 98 भी नहीं है। अंबानी की जरूरत नहीं है मानवी। तुझे याद है बचपन में मैंने एक मिट्टी की गुल्लक बनाई थी। मैंने सोचा था जब बड़ी होकर शहर कॉलेज जाऊंगी तब वो पैसे काम आएंगे। अब कॉलेज तो छूट गया, पर अब वो पैसे मेरे व्यापार में काम आएंगे। चाहत जल्दी से घर जाती है और अपनी गुल्लक में से पैसे निकालती है और बाजार से झाल मुड़ी बनाने के लिए फ्रेश खीरे, लाल टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, सरसों का तेल और कुछ मसाले खरीद कर लाती है। देख मानवी, ये गया भुना हुआ जीरा, ये गया अपना अमचूर और ये लाल मिर्च और ये मेरा स्पेशल चाट मसाला। अब जब ये स्पेशल मसाला झालमुड़ी में डलेगा तब पब्लिक उंगलियां चाटती रह जाएगी। चाहत एक स्टील के डिब्बे में थोड़ी सी झाल मुड़ी बनाती है। भाई साहब, ये तो बहुत मस्त बनी है। कसम से चाहत, एक बार जिसने तेरी झालमुड़ी खा लेगा ना, वो इन पुराने वालों के ठेले पर तो थूकेगा भी नहीं। और ये झालमुड़ी तो तूने एकदम मास्टर शेफ वाली बना दी। पर ये तो बता, बेचेगी कैसे? सर पे टोकरी रख के तो घूमेगी नहीं, कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठेला तो है ही नहीं मेरे पास, अब क्या करूं? रुक, मेरे घर के पीछे मेरे बाबूजी की एक बेकार साइकिल पड़ी है, एकदम खटारा हो गई है। पर अगर तू और मैं मिलकर इसका मेकओवर कर दे तो तेरा काम बन जाएगा। अगली सुबह दोनों साइकिल की मरम्मत करते हैं। वो पुरानी साइकिल एकदम नई बन जाती है। चाहत ने साइकिल के आगे लकड़ी का एक बोर्ड टांग दिया था जिस पर लिखा था चाहत की स्पेशल झाल मुड़ी, स्वाद ऐसा जो भुलाए ना भूले। आजा मेरी रानी, अब ये गाँव वालों को ये चाहत अपना असली रंग दिखाएगी। चल मानवी, चलते हैं झालमुड़ी बेचने। चाहत अपनी साइकिल पर सारा सामान सेट करके स्कूल के पास जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसके चाचा मिलते हैं। लो देख लो, कल तक ये लड़की महारानी बनकर कॉलेज जाने के सपने देख रही थी और आज सड़क पर झालमुड़ी बेचेगी। लड़कियों के बस का नहीं है व्यापार करना। लोगों का तो काम ही है शहर उगलना, क्योंकि किसी की मजबूरी तो आपको दिखती नहीं है। पर आप लोग एक बात सुन लो, चाहत हारने वाली नहीं है। चाहत स्कूल के पास पहुंचती है। कुछ समय के बाद छुट्टी का समय हो जाता है। बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं और चाहत से झाल मुड़ी लेने लगते हैं। अरे आओ आओ, चाहत की स्पेशल झालमुड़ी खाओ। ये देखो, पहले काटे गए हरा हरा खीरा, फिर ये तीखी वाली हरी मिर्च, फिर लाल टमाटर और ये प्याज, और अब इसमें जाएगी ये कुरकुरी मुड़ी और आखिर में मेरा ये सीक्रेट मसाला। चाहत झाल मुड़ी तैयार करके सभी को देती है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत टेस्टी है। बोला था ना रे बाबू, ये चाहत के हाथ का जादू है। कल अपने दोस्तों को भी लेकर आना, ठीक है? शाम हो चुकी थी। चाहत की सारी झाल मुड़ी बिक गई थी। वो खुश होकर पैसे गिन रही थी कि तभी पास खड़े 2 पुराने झाल मुड़ी वाले गुस्से से उसके पास आते हैं। एक दिन थोड़ी सी झाल मुड़ी क्या बेच ली? खुद को अंबानी की पोती समझ रही है तू? ये लड़कियों के बस का व्यापार नहीं है, समझी? कल से ये साइकिल यहाँ मत लगाना। अरे कल की आई छोकरी अब हमें धंधा सिखाएगी। चल आगे से। ओ चाचा, ये जो आंखें फाड़ फाड़ के डरा रहे हो ना, ये किसी और को डराना। बाढ़ ने मेरा घर उजाड़ दिया, तब तो तुम में से कोई आगे नहीं आया एक रोटी देने, और आज जब मैं मेहनत की खा रही हूँ तो तुम्हें परेशानी हो रही है। ये कान खोल के सुन लो, ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। कल भी मेरी ये साइकिल यही लगेगी और परसों भी, और देखती हूँ कौन माई का लाल मुझे यहाँ से हटाता है। ये चाहत चुपचाप ताने सुनने वाली नहीं है। चाहत अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। चाहत की झाल मुड़ी बहुत अच्छी बिक रही थी। मानवी भी अब उसकी मदद करवाने आ गई थी। अरे भैया, ये लड़की की झाल मुड़ी मत खाना, बासी सब्जी और सड़ा हुआ तेल मिलाती है। ये सबको उल्लू बना रही है, बीमार पड़ जाओगे। हाँ अरे चाचा, तुम्हारी मूड़ी में स्वाद नहीं है तो अब मेरी मूड़ी में कीड़े निकाल रहे हो। अरे जब नीयत में खोट हो ना तो खाना वैसे भी बेस्वाद हो जाता है। ये पब्लिक सब जानती है कि कौन बासी खिलाता है और कौन ताजा। सही कह रही है चाहत,
तुम्हारी मूढ़ी में तो भूसे जैसा स्वाद आता है। रात का समय हो जाता है। चाहत वसुधा के पास बैठी थी। ले माँ, गरम गरम खाना खा ले। तुझे पता है बाबूजी और भैया वाला काम मैंने भी शुरू कर दिया। मेरी झालमुड़ी बहुत अच्छी बिक रही है। ये जो लालची लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं ना, देखना एक दिन मैं इन सबको अपनी मेहनत से जवाब दूंगी। चाहत, तेरी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी और मेरी वजह से तुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। चुप कर माँ, तूने मुझे जन्म दिया है। ये जान भी मांग लेगी तो मैं दूंगी। तू जल्दी से दवाई खा और ठीक हो जा। अगले दिन चाहत स्कूल के बाहर खड़े होकर झालमुड़ी बेच ही रही थी। तभी दूसरा झालमुड़ी बेचने वाला दिनेश जमीन पर गिर जाता है। कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी चाहत, अरे चाचा क्या हुआ? आंखें खोलिए, कोई पानी लाओ जल्दी। मानवी, तू जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला। चाहत उसे अच्छे से एक पेड़ के नीचे बिठाती है और उसे पानी पिलाती है। डॉक्टर आकर उसका इलाज करते हैं। हे भगवान, मैं कितना बेकार हूँ। मैं जिस लड़की को रोज गालियाँ देता था उसी ने आज मेरी जान बचाई। ये बाकी के लोग तो सिर्फ तमाशा देखते रहे। तो मुझे माफ कर दे बिटिया, तू सच में बहुत अच्छी है। अरे चाचा, हाथ मत जोड़िए। ये धंधा तो अपनी जगह है, पर इंसानियत भी तो कोई चीज है। फालतू में लड़ने से क्या फायदा। अगले दिन चाहत बहुत टेंशन में खड़ी थी। डॉक्टर वसुधा का चेकअप कर रहे थे। चाहत, मैंने कहा था ना कि बीमारी बढ़ रही है। तुमने पैसों का जुगाड़ किया है क्या? इन्हें जल्द से जल्द शहर ले जाना होगा। डॉक्टर, मैंने झालमुड़ी बेचकर कुछ पैसे जोड़े थे और जो माँ के थोड़े बहुत पुराने गहने बचे थे ना, वो मैं गांव के उस सूरज सुनार के पास गिरवी रखने गई थी। पर वो सुनार मेरे गहने लेकर रातों रात गांव से भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर चाहत जल्दी कुछ कर ले वरना तेरी माँ बच नहीं पाएंगी। अगले दिन चाहत स्कूल के बाहर झालमुड़ी बेच रही थी। तभी वो देखती है कि एक झालमुड़ी वाले ने झालमुड़ी बहुत सस्ती कर दी है। अरे आइए आइए और 5 रुपए में झालमुड़ी खाइए, आइए। 5 रुपए में झालमुड़ी सुनकर सभी विनोद की झालमुड़ी खरीदने लगते हैं। देख रही है मानवी, ये रेट गिरा के मेरा पेट काटना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने रेट कम किया तो माँ के इलाज के पैसे कैसे जोड़ूंगी? अरे यार, इन लोगों ने तो दिमाग का दही कर दिया है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। आइडिया। मानवी, कल से ये चाहत कुछ ऐसा करेगी कि सारे ग्राहक मेरे पास ही आएंगे। अगले दिन चाहत ने कुछ अलग किया। वो झालमुड़ी को जिन पैकेटों में दे रही थी उनके ऊपर उसने छोटी सी पर्ची चिपका दी। दीदी, इस पैकेट पर तो एक अच्छी पहेली लिखी है। अरे ये दिमाग की कसरत है राजू। खाली पेट भरने से क्या होगा? भेजा भी तो चलना चाहिए ना। जो कल इसका सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से एक पैकेट झालमुड़ी फ्री। अगर ऐसी बात है तो मुझे मैथ के सवाल वाला भी दो, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा। चाहत का ये तरीका काम आता है और इससे लोग ज्यादा झालमुड़ी खरीदने लगते हैं और उसकी साइकिल पर भीड़ लग जाती है। रात को जब चाहत अपने घर लौटती है तो देखती है कि वसुधा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। माँ, ओ माँ, ये क्या हो गया? तो हिम्मत मत हारना माँ, बस कुछ दिन और। मैं ये झालमुड़ी बेच बेच कर तुझे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाऊंगी और तेरा वहाँ अच्छे से इलाज करवाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ। अगले दिन दोपहर को गांव की कच्ची सड़क पर भयंकर जाम लगा हुआ था। आगे पॉलिटिशियन वीरेंद्र सिंह सड़क के बीच में खड़े होकर अपना प्रचार कर रहे थे। भाइयों और बहनों, ये गांव मेरा परिवार है। अगर मैं जीता तो मैं इस गांव में सब कुछ करवा दूं। अस्पताल ऐसा बनेगा कि अमेरिका वाले भी इलाज कराने यहीं आएंगे। वीरेंद्र की वजह से सड़क पर बहुत जाम लग रहा था। मम्मी, मेरा पहला एग्जाम है। टीचर मुझे फेल कर देंगी अगर मैं लेट हो गया तो। चाहत भी अपनी साइकिल लेकर इसी जाम में खड़ी हुई थी। ये लालची नेता झूठे होते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करवाते, बस वोट मांगने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लालची लोग। अभी बताती हूँ। चाहत जल्दी से वीरेंद्र के पास जाती है। गार्ड उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। ये सड़क तुम्हारे नेताजी के बाप की जागीर है क्या? वहाँ मीडिया वाले भी थे। सभी मीडिया वाले चाहत पर कैमरा फोकस कर देते हैं। अरे ओ नेताजी, ये जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो ना, ये सब समेट लो और पीछे देखो जाकर, एक बीमार औरत तड़प रही है और छोटे बच्चे एग्जाम के लिए रो रहे हैं। अस्पताल तो तुम खाक बनाओगे, जो जिंदा है उन्हें तो अस्पताल पहुंचने दो। अरे बिटिया, तू तो गुस्सा हो गई। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। ये विकास का ढोल ना कहीं और जाकर पीटना। मैं सब जानती हूँ कि नेता लोग कितने लालची होते हैं। अब अगर 5 मिनट में ये जाम नहीं खुला ना तो फिर देखना क्या होता है। वीरेंद्र जल्दी से वहाँ से अपने लोगों के साथ चला जाता है। चाहत खुद सारा जाम क्लियर करवाती है। तुम्हारी छोरी, तूने तो आज इन नेताओं की अकल ही ठिकाने लगा दी। सब लोग चाहत के लिए तालियां बजाते हैं।
कुछ समय और बीत जाता है और चाहत की स्पेशल झाल मुड़ी अब चारों तरफ फेमस हो चुकी थी। लोग दूर दूर से चाहत की झाल मुड़ी खाने आते हैं। बिटिया, तू सच में बड़ी मेहनती और बड़ी बहादुर है। तेरे जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। शुक्रिया चाचा। दोपहर का समय था। चाहत स्कूल के बाहर अपनी साइकिल लेकर झाल मुड़ी बेच रही थी। अभी वहाँ नकुल आता है। नकुल ने एकदम सिंपल कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बैग भी था। वाह, ये झालमुड़ी तो सच में कमाल है। नकुल अपने बैग में से एक डायरी निकालता है और आसपास की कच्ची सड़कों, टूटी नालियों और स्कूल की हालत को ध्यान से देखने लगता है। अरे ओ बाबूजी, ये कौन सा सीआईडी वाला काम कर रहे हो? पहले कभी गांव में देखा नहीं तुम्हें। कहीं बाहर से टपके हो क्या? मैं एक सरकारी एजेंट हूँ। मैं यहाँ पर ग्राम विकास योजना के तहत गांव की समस्याएं देखने और उसे नोट करने आया हूँ। सरकारी एजेंट? अरे वाह बाबूजी, ये दूर खड़े होके डायरी में 2 लाइन लिखने से समस्या नहीं दिखती। सरकार तो बस डायरी भरती है और उसे दीमक खाने के लिए कोने में फेंक देती है। अगर सच में समस्या देखनी है ना, तो लोगों के पास जाकर उनसे पूछना होता है। देखो, इस बार सरकार सच में कुछ करना चाहती है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मैं नया हूँ ना। अरे बाबूजी, ये सूट फूट पहन के जाओगे तो लोग तुम्हें लोन वसूली वाला समझकर दरवाजा मुंह पर मार देंगे। तुम ऐसा करो, रात तक इंतजार करो। जब मैं झालमुड़ी बेचकर फ्री हो जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी लोगों के पास और खुद समस्याएं बताऊंगी। रात का समय हो जाता है। चाहत नकुल को गांव में ले जाती है। देखो इसे, ये वही बांध है जिसे तुम्हारे नेताओं ने कागज पर पक्का कर दिया था, पर असलियत में ये मिट्टी से भी कच्चा था। गांव में ना ढंग का अस्पताल है, ना औरतों के लिए कोई काम। अंधेरा होते ही गांव शमशान बन जाता है। लाइट की सही व्यवस्था नहीं है यहाँ। इतनी समस्या है कि मैं तुम्हें बता बता कर थक जाऊंगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। चाहत नकुल को गांव में और घुमाती है। नकुल बहुत थक जाता है। अरे चाहत, आसपास कोई होटल या गेस्ट हाउस है क्या? मुझे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत थक गया हूँ मैं। अरे ओ शहर के बाबू, यह अंबानी का गांव है क्या जो यहाँ तुम्हें 5 स्टार होटल मिलेगा? यहाँ कोई होटल वोटल नहीं है। तो फिर मैं कहाँ रुकूं? ऐसा करो, मेरे घर चलो। छोटा है लेकिन एडजस्ट कर लेना। चाहत नकुल को अपने घर ले आती है। कुछ समय के बाद दोनों घर के बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया। मेरे बाबूजी और भैया पानी में ऐसे बहे कि आज तक उनकी लाश भी नहीं मिली। बहुत धक्के खाए हैं इस चाहत ने। रिश्तेदारों के ताने, जमींदारों की गालियाँ, बहुत कुछ सुना है, पर सबसे लड़ना सीख लिया है मैंने। अब बस एक ही सपना है, अपनी बीमार माँ का शहर में अच्छे से इलाज करवाऊँ, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। तुम बहुत बहादुर हो चाहत। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगले दिन सुबह चाहत अपनी झालमुड़ी की साइकिल लगाए खड़ी थी। तभी 3-4 गुंडे वहां आते हैं और सभी दुकानदारों से हफ्ता वसूलने लगते हैं। गुंडे चाहत के पास आते हैं। नकुल दूर से ये सब देख रहा होता है। ये झालमुड़ी वाली, चल पैसे निकाल हफ्ते के। कैसा हफ्ता? और क्यों दूं मैं हफ्ता? मैं मेहनत से पैसे कमाती हूँ, चोरी करके नहीं लाई ये पैसे। मैं ऐसे नहीं दूंगी किसी को भी ये पैसे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताता हूँ तुझे। गुंडा चाहत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चाहत फुर्ती से अपना स्पेशल मसाला और लाल मिर्च गुंडों पर डाल देती है। ये ले हफ्ता। लालची कुत्तों, तुम जैसे दीमकों की वजह से ही गांव अंदर से खोखला हो गया है। निकलो यहाँ से। गुंडे मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चाहत की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो कि गांव का सुनार सूरज था। अब तू नहीं बचेगा। चाहत जल्दी से जाकर सूरज को पकड़ लेती है। अरे चाहत बिटिया, माफ कर दे, मुझे मत मारना। ला मेरे गहने। मेरी माँ 4 भाई पर तड़प रही है और तू मेरे गहने लेकर भाग गया था। अभी के अभी निकाल, वरना यही तेरी झालमुड़ी बना दूंगी। सूरज जल्दी से सारे गहने चाहत को दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मेरी माँ का इलाज होगा। कुछ दिनों के बाद गांव में भयंकर बारिश हो रही थी। वसुधा की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। चाहत, मैंने एक दवाई लिखी है, ये सिर्फ शहर में मिलेगी। अगर ये दवाई जल्दी नहीं आई तो तुम्हारी माँ को कुछ भी हो सकता है। चाहत खुद बहुत बीमार थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं अभी जाती हूँ डॉक्टर, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए बस। तुम पागल हो गई हो क्या चाहत? तुम्हें बुखार है? तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, मैं लाऊंगा ये दवाई, तुम यहीं पर रहो। नकुल जल्दी से उस दवाई को लेने शहर जाता है और कुछ समय के बाद दवाई लेकर लौटता है। मुझे लगता था कि ये सारी दुनिया बस मतलबी है, पर तुम सच में बहुत अच्छे हो नकुल। तुम औरों जैसे नहीं हो। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है और यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन चाहत और नकुल खेतों में टहल रहे थे। चाहत, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ हूँ।
और मैंने तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा ये झाल मुड़ी वाला एटीट्यूड सब देखा है। मैं तुम्हारे ये सारे दर्द बांटना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ चाहत। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं एक झालमुड़ी बेचने वाली गरीब लड़की हूँ और वैसे भी मैं अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरे पगली, किसने कहा माँ को छोड़ने के लिए? हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ चाहत, तुम्हारी माँ का पूरा इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में करवाऊंगा मैं। वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। चाहत ये सुनकर शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है। ये ले माँ, ये मेरी पसीने की कमाई और वो गहने हैं। अपना अच्छे से इलाज करवाना। मैं जल्दी आऊंगी तुझे शहर ले जाने। अपना ध्यान रखना अच्छे से माँ। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं कल ही डॉक्टर से बात करके आपका इलाज स्टार्ट करवाता हूँ। चाहत मानवी के पास आती है। देख मानवी, मेरी माँ का ध्यान रखना। और सुन, ये मेरी झालमुड़ी की साइकिल अब तेरे हवाले है। जब भी टाइम मिले जाके बच्चों को झालमुड़ी खिलाना। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चाहत नकुल के साथ वहाँ से चली जाती है। चाहत नकुल के साथ अपने ससुराल पहुँचती है। नकुल का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। चारों तरफ महंगी गाड़ियाँ खड़ी थीं और गेट पर बहुत सारे गार्ड्स थे। घर सच में बहुत आलीशान था। अरे बाप रे, ये क्या देख रही हूँ मैं नकुल? ये तुम्हारा घर है कि कोई सरकारी म्यूजियम? मैंने तो सोचा था कि सरकारी एजेंट हो तो कोई छोटा मोटा क्वार्टर होगा, लेकिन ये तो राजा महाराजा वाला महल है। चलो चाहत, अब ये तुम्हारा ही घर है। डरो मत, सब बहुत अच्छे हैं। नकुल की माँ नीता, जेठानी सिमरन और ननद आरती पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई थी। सभी चाहत का अच्छे से गृह प्रवेश करवाती हैं। नकुल, ये फर्श इतना चमक रहा है कि हमें इस पर पैर रखने में भी डर लग रहा है। कहीं हमारे पैर की धूल से ये गंदा ना हो जाए। गृह प्रवेश के बाद चाहत को डाइनिंग टेबल पर ले जाया जाता है। चाहत डाइनिंग टेबल पर बैठती है। डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी थी और उस पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था जो कि बहुत अच्छा था। माँ कसम, इतना खाना तो हमारे पूरे गांव की शादी में भी नहीं बनता। ये सब बस मेरे लिए बनाया है। हाँ चाहत बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। नकुल ने हमें सब बता दिया था कि तुमने अपनी माँ और गांव के लिए कितना स्ट्रगल किया है। हमें तुम पर गर्व है। बिल्कुल, आज के जमाने में ऐसी हिम्मत वाली लड़कियाँ कहाँ मिलती है। हमारे घर की रौनक बढ़ गई तुम्हारे आने से। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने तो सोचा था कि अमीर लोग बहुत खड़ूस होते हैं, लेकिन आप लोग तो एकदम हम साथ साथ है वाले परिवार जैसे निकले। रात का समय हो जाता है। नकुल चाहत को उसके बेडरूम में ले जाता है। रूम बहुत बड़ा और आलीशान था। बड़ा बेड, महंगा एसी और महंगे झूमर रूम में लगे हुए थे। नकुल, ये गद्दा है कि रुई का पहाड़? अगर मैं इस पर सोऊंगी तो मैं तो इसके अंदर ही चली जाऊंगी। नकुल, ये कमरा तो बहुत ज्यादा आलीशान है। अब आराम करो चाहत, बहुत भाग दौड़ कर ली तुमने झालमुड़ी बेचते हुए। अब चैन से सो जाओ। चाहत उस बेड पर सो जाती है और उसे पहली बार चैन की नींद आती है। अगली सुबह चाहत जल्दी से उठती है और काम करने के लिए किचन में जाती है। तभी नीता उसे देख लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? यहाँ झाड़ू लगाने के लिए और खाना बनाने के लिए बहुत सारे सर्वेंट हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है। गांव में तो मैं सुबह 4 बजे उठकर सारे काम करती थी घर के और फिर झालमुड़ी बेचने की तैयारी भी करती थी। इसीलिए मुझे काम करने की आदत है। मुझसे खाली नहीं बैठा जाता। चाहत, अब तुम इस घर की छोटी बहू हो। बस आराम करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुमने जितना स्ट्रगल किया है उतना आप मजे भी करो। कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय था। चाहत हॉल में थी। तभी नीता उसके पास आती है। चाहत, अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सिमरन और मैं अब रिटायर होना चाहते हैं। तुम बहुत समझदार और मेहनती हो। हमें पता है कि तुम इस महल जैसे घर को अच्छे से संभाल लोगी। नीता चाहत को घर की सारी चाबियां दे देती है। मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को अच्छे से संभाल लूंगी। चाहत हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। तभी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वीरेंद्र वहां आता है। अरे, ये तो वही लालची नेता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी नकुल, नीता और सिमरन वहां आ जाते हैं। चाहत, ये क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं नकुल? तुम जानते नहीं हो कि आदमी कितना बेकार है। चाहत, ये तुम्हारे ससुर जी हैं, वीरेंद्र सिंह। मतलब तुम सरकारी एजेंट नहीं बल्कि इस लालची नेता के बेटे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला नकुल। चाहत, मेरी बात तो सुनो। जिस दिन तुमने सड़क पर मेरे पिताजी से झगड़ा किया था वो सब मैंने टीवी पर देख लिया था। नकुल सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी वो टीवी पर देखता है कि कोई उसके पिता से बिना डरे लड़ रहा है। अभी तक किसी ने भी पिताजी से झगड़ा नहीं किया। सभी पिताजी से डरते हैं।
लेकिन यार इस लड़की की तो बात ही अलग है। ये तो बिना डरे बोले जा रही है। वैसे पिताजी को भी सड़क पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ये लड़की सही है, दमदार है। बहू, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक शब्द और नहीं, राजनीति के चक्कर में तुमने मासूमों की जान ली है। और नकुल, तुमने तो हद ही कर दी। तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़कर। चाहत वहाँ से जाने लगती है। चाहत, रुको, कहाँ जा रही हो? अपने उसी घर जहाँ से मैं आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी आलीशान महलों वाली जिंदगी। पता नहीं कितने लोगों का पेट काट कर तुमने ये सब बनवाया होगा। ये सब मासूम लोगों के खून से रंगा हुआ है। नकुल, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं जल्द ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। चाहत वहाँ से चली जाती है और अपने गांव पहुँचती है। शाम का समय हो जाता है। मानवी वसुधा को दवाइयाँ दे रही थी। चाहत मानवी के पास आती है और रोने लगती है। अरे चाहत, तू इतनी जल्दी क्यों लौट आई? और तू रो क्यों रही है? ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? ससुराल नहीं, नरक है वो मानवी, जिसे हमने एक सिंपल आदमी समझकर दिल दे दिया। वो उसी लालची नेता वीरेंद्र का बेटा निकला, जो उस दिन सड़क पर तमाशा कर रहा था। नकुल ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अब तू फिक्र मत कर, सब कुछ भूल जा। अब हम फिर से अपना काम शुरू करते हैं। और देख, तेरी माँ भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अगले दिन स्कूल के बाहर चाहत और मानवी जाल मुड़ी बेचने जाती हैं। तभी वहाँ नकुल और वीरेंद्र आ जाते हैं। चाहत, प्लीज यार, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। और मेरे पापा एक अच्छे इंसान हैं, वो बेकार नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ यहाँ से। बिटिया, उस दिन बीच से सड़क पर प्रचार करना मेरी भूल थी और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं एक बेकार नेता नहीं हूँ। मैं लोगों का भला चाहता हूँ। मुझे सब पता है कि सब नाटक है। हर पॉलिटिशियन यही करता है, पहले अच्छा बनने का नाटक करता है और फिर अपना असली चेहरा दिखाता है। तभी गांव का एक गरीब आदमी आता है। अरे नेताजी, आप यहाँ? आप तो साक्षात भगवान हैं। अगर आप गुपचुप तरीके से मेरी और गांव की 20 गरीब लड़कियों की शादी का पूरा खर्च नहीं उठाते ना, तो हम जैसे गरीब बाप तो फांसी लगा लेते। आपने तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। आप तो सच में साक्षात भगवान हैं। ये आदमी लालची कैसे हो सकता है, जिसने छुपाकर 20 लड़कियों का घर बसाया? वो लालची नहीं हो सकता। लगता है गलती मेरी ही थी, मेरे से समझने में भूल हो गई। चाहत, सिस्टम में बहुत गंदगी है। नीचे के अफसर पैसा खा जाते हैं और बदनामी हम जैसे नेताओं की होती है। पर मैं वादा करता हूँ, इस गांव का विकास करवाऊंगा मैं। ठीक है नेताजी, अगर ऐसी बात है तो आपको जीतने में मैं मदद करूंगी। अगले दिन नकुल और वीरेंद्र के साथ चाहत और मानवी गांव में उनका प्रचार शुरू करती हैं और साथ में लोगों को अपनी झाल मुड़ी भी खूब खिलाती हैं। काकी, ये नेता झूठा नहीं है। इन्होंने हमसे वादा किया है कि पक्का अस्पताल बनेगा, 24 घंटे बिजली आएगी और पानी की भी अच्छी व्यवस्था होगी। चाहत इतनी गारंटी ले रही है, आप सभी इनको वोट दे दीजिए। कुछ हफ्तों के बाद इलेक्शन होते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। वीरेंद्र बहुत अच्छे वोटों से जीता था। बहू, ये जीत मेरी नहीं तुम्हारी है। तुमने अगर मेरा प्रचार नहीं किया होता तो मैं कभी नहीं जीत पाता। लोगों ने मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर विश्वास किया है और मुझे वोट दिया। पापा एकदम सही कह रहे हैं। मुझे तो अपनी बीवी पर इतना गर्व हो रहा है कि क्या बताऊं। ज्यादा मक्खन मत लगाओ नकुल, मैं अभी भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। और हाँ, अभी नेताजी को अपना वादा पूरा करना है। कुछ महीनों के बाद वीरेंद्र ने सच में गांव की शक्ल बदल दी। टूटा हुआ बांध अब एकदम मजबूत कंक्रीट का बन चुका है। घर घर में पानी आ रहा था, पक्की सड़कें बन गई थी। चाहत नकुल के साथ सड़क पर खड़ी थी। तो बहू, खुश हो ना अब? अस्पताल और सड़क तो ठीक है नेताजी, पर औरतों का क्या? बेचारी ये औरतें क्या काम करें? अगर गांव को सच में आगे बढ़ाना है तो औरतों के हाथ में पैसा होना चाहिए। हमें इनके लिए काम चाहिए, ताकि जो औरत काम करना चाहे वो काम करे और जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? 1 साल के बाद गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी, जिस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर लिखा था चाहत की स्पेशल झाल मुड़ी। फैक्ट्री में गरीब औरतें काम कर रही थी। आज फैक्ट्री का उद्घाटन था। फैक्ट्री सजी धजी थी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस झाल मुड़ी फैक्ट्री की मालकिन और हमारी शेरनी चाहत का। सब लोग तालियां बजाते हैं। चाहत वसुधा के साथ वहां आती है। नकुल और वीरेंद्र भी उसके पीछे पीछे आते हैं। कुछ समय पहले सब कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, और आज वही लड़कियां इस फैक्ट्री को चलाएंगी और आगे बढ़ेंगी। और नेताजी, सॉरी ससुर जी, मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन आप एक अच्छे नेता हैं। आपकी वजह से ही गांव में ये सब हुआ है।
सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर चाहत और सभी लोग मिलकर फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं।